हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय और आज हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो में छूट चुका था उसको, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो क्वेश्चन छूटे थे उसको देखेंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट 3D में, और उसके अगले आने वाले लेक्चर में हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द फिगर ए बी सी फाइंड द रिलेशन, यानी कि ए बी और सी के अंदर हमें रिलेशन खोजना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपको ऐसे दो वेक्टर ढूंढना है जो एक डायरेक्शन में हो, यानी कि अगर ये हेड टेल से ये हेड गया है तो और एक वेक्टर टेल से हेड जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको ऐसे दो वेक्टर दिख रहे हैं, एक ये सी जो ये टेल है और ये हेड है, और इसका टेल और इसका हेड है, यानी कि ये लोग एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और जो तीसरा वेक्टर है वो इनके अपोजिट पे है, यानी कि ये वेक्टर क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। यानी कि जो अपोजिट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जहाँ पे बी रिजल्टेंट हो। तो यहाँ पे बी रिजल्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी बी रिजल्टेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी पे बी रिजल्टेंट है, जहाँ पे सी प्लस ए इक्वल्स टू बी का ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो आंसर इस पे क्या जाएगा, सी प्लस ए इक्वल्स टू बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एक बॉडी के अंदर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला फोर्स 3 न्यूटन, फिर हो रहा है अप्लाई 4 न्यूटन, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो फॉर्मूला के अगर हिसाब से जाएं तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर। तो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू डालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0 डिग्री। इससे हमको क्या मिलेगा, जो कॉस 0 का वैल्यू होता है वो होता है 1। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, इंटू 1 जो होता है वो वैल्यू कुछ भी नहीं देगा। तो हमको यहाँ से एक चीज़ का दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि किसका है, ए स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको आर इक्वल्स टू 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर और उसके अंदर रूट अंडर। तो स्क्वायर के साथ रूट अंडर वो कट जाएगा, फिर बनेगा आर इक्वल्स टू 3 प्लस 4, यानी कि आर इक्वल्स टू 7 न्यूटन। और वैसे भी अगर हम देखें तो दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ऐसे धक्का, तो ये भी 3 न्यूटन ये भी 3 न्यूटन, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो लोग ऐड हो जाएंगे। तो चलते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या है, जब थीटा 90 डिग्री पे हो, तो थीटा 90 डिग्री पे हम लोग कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट पे क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये बॉडी है, इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो अब इस पे 3 न्यूटन लग रहा है और ये 4 न्यूटन लग रहा है। अब इसके रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, यानी कि बॉडी कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो इस पर भी हम लोग फॉर्मूला के साथ चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट। तो आर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 रूट अंडर, फिर आता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है वो होता है 0, कॉस 90 का 0, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू 0, यानी कि प्लस 0। फिर आता है आर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, रूट अंडर के अंदर सब है, अब होता है 25 रूट अंडर के अंदर। 25 किसका रूट होता है, 5 का रूट होता है। तो इसका आंसर जो निकल का है 5 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगा, यानी कि फोर्स ऐसा लग रहा है फिर ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, यानी कि इस बॉडी को हम अगर ऐसे फोर्स लगाएं ऐसे फोर्स लगाएं तो बॉडी कुछ ऐसे मूव करने लगेगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 180 डिग्री पे जब हो, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे 4 न्यूटन का फोर्स लगा है और ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, यानी कि दोनों अपोजिट पे लगा रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आप भी पुश कर रहे हैं और अपोजिट वाला भी पुश कर रहा है, लेकिन दोनों के अंदर फोर्स का डिफरेंस, यानी कि जिसके में ज़्यादा फोर्स होगा वो ज़्यादा पुश करेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो क्या होता है, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर के अंदर होता है। तो आर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 180। अब कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे माइनस करेगा, यानी कि आर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर से दिख रहा है। तो इसको हम लोग ए माइनस बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। हम इसको ए मान लेते हैं बड़ा वाला को, ताकि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर को रूट अंडर के अंदर रख सकते हैं, और आर इक्वल्स टू जब रूट अंडर और स्क्वायर कट जाएगा तो 4 माइनस 3 बचेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 1 न्यूटन। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन कहाँ जाएगा फोर्स, ये बॉडी इस तरफ से मूव करेगा क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है। तो ये वही चीज़ है, क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना रहता है इसी अप्रोच से। एक नोट है जिसको आपको ध्यान रखना है,
इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री हो तो दो वेक्टर को आपको डायरेक्टली ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको बिना सोचे समझे 3 + 4 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना कुछ ना करे हुए, तो उससे भी हमारा आंसर मिल जाता है। फिर होता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो ये हमने एक्स्ट्रा किया, ये पार्ट कुछ एक्स्ट्रा पार्ट किया, ये हमको करना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे ऐड करना रहता है हमको, उसके अंदर जो रूट अंडर आएगा वो उसका आंसर आएगा। फिर जब थीटा 180 डिग्री हो तो हमको सीधा a माइनस बी करना है, और a बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे हमने बड़ा ले रखा है a माइनस बी। तो ये एक नोट है जिसको आपको ध्यान रखना है। और एक बात, अगर नोट 5 भी ले, मैं आपको लिखा लेता हूँ नोट 5, अगर सेम फोर्स एक्ट हो रहे हैं किसी भी एंगल थीटा पे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये अगर ए है और ये अगर ए है, यानी कि दो सेम वेक्टर हैं, तो इसका जो एंगल बाइसेक्ट होता है, यानी कि ये θ/2 होता है, इसके साथ एंगल बनाता है इसका जो रिजल्टेंट है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो इसके बीच में से होकर आता है। तो अगर कभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो, यानी कि दो, अगर बोला गया कि दो सेम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इधर एक फोर्स इधर एक फोर्स, ये 5 न्यूटन का ये 5 न्यूटन का, तो कितना डिग्री ये मतलब रिजल्टेंट अपना एंगल बनाएगा किसी एक वेक्टर के साथ बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेक्टर को आपको शिफ्ट कर लेना है इधर, और इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर लेना है, जिसकी वजह से टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे, और ये 5 न्यूटन ये 5 न्यूटन। फिर इन दोनों के बीच का हमको एंगल पता चलता है 90 डिग्री। हमको एंगल पता करने के लिए टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड ज्वाइन कराता है। इसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्ट होगा, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पे और 45 डिग्री यहाँ पे। तो ये वाला नोट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐसे एंगल निकालने के लिए। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू फोर्सेस F1 ड्यू ईस्ट एंड F2 ड्यू नॉर्थ, देन रिजल्टेंट फोर्स इन। इसको करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब कहाँ क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। जो नॉर्थ है उसका कन्वेंशन है जे कैप, जो ईस्ट होता है उसका कन्वेंशन होता है आई कैप, जो वेस्ट होता है उसका माइनस आई कैप, और जो साउथ होता है उसका माइनस जे कैप। तो आपको कभी भी अगर दिया जाए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो होगा डायरेक्शन, इसको आप नोट्स पे लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, F1 जो है वो क्या किधर गया है 5 न्यूटन ईस्ट, ईस्ट यानी कि आई कैप, और जो F2 है वो किधर गया है 10 न्यूटन नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि जे कैप, ये 5 न्यूटन आई कैप। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, देखिए अगर ये एक फोर्स 5 न्यूटन है, ये फोर्स 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कुछ इन दोनों के बीच में होके जाएगा। तो रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट अंडर आर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका होता है 100, तो मिला के हो जाएगा 125, और जो वैल्यू आएगा वो होगा 25 × 5 रूट अंडर, तो 25 बाहर आएगा तो 5 रूट 5 अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया इसका, सॉरी यूनिट नहीं न्यूटन पे इसका दिया गया, तो इसको हम लोग न्यूटन पे लिख लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने ये कैसे कर लिया, इनके अंदर के एंगल आपने 90 डिग्री कैसे मान लिया। तो ये हमको पता होना चाहिए कि आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, जे कैप और के कैप के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, या फिर आई कैप और के कैप के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होता है, जे कैप और मतलब हर जो यूनिट वेक्टर है जो कंपोनेंट के फॉर्म पे हम लोग एक्सिस के फॉर्म पे हम लोग निकालते हैं, यानी कि आई कैप जे कैप वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं अब ईच अदर से, यानी कि एक दूसरे से वो लोग 90 डिग्री पे होते हैं। और जब 90 डिग्री होता है तो मैंने आपको नोट्स पे अभी लिखा था कि आपको सीधे उसका स्क्वायर को ऐड करके रूट अंडर के अंदर उसको रूट अंडर कर लेना है। उसके बाद चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है, ये वही चीज़ है जो ट्रायंगल लॉ पे आप लोग करते हैं, वही है, बस इसका एक अलग फॉर्म है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या कहता है, हम लोग पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग हिंदी में इसको समझ लेंगे। हिंदी इंग्लिश में क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक पैरेललोग्राम का साइड को अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है और इससे ये दोनों अवे जा रहे हैं, मतलब दो जा रहे हैं, देन देयर सम इज गिवन बाय, इन एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, देन देयर सम इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू देयर पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट से एक डायगोनल ऐसे बनेगा जो कि अवे जा रहा होगा। हम वो बना लेते हैं, सबसे पहले एक डायगोनल जा रहा है जो कि अवे है, और वो क्या देगा, वो देगा रिजल्टेंट, वो देता है रिजल्टेंट। ये लॉ बस इतना ही कहता है, यानी कि डायगोनल जो होता है जो कि उस पॉइंट से दूर जाता है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर को देता है। इसमें भी जो रिजल्टेंट आपका निकल के आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो 10 अल्फा निकल के आएगा, 10 अल्फा कौन सा होता है, ये जो अल्फा होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ए और बी को ऐसे लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन 10 अल्फा पे ना आए। तो 10 अल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा।
ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम इन दोनों लॉ को मिला के इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, दो इक्वल मैग्नीट्यूड हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। पहली बात, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी कि जो ये सेकंड पार्ट पूछा गया इट्स एंगल फ्रॉम वन वेक्टर, ये तो हमको मिल गया 30 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको अभी नोट पे लिखा था कि जो एंगल बाइसेक्टर से होकर निकलेगा यानी कि θ/2 यानी कि 60/2, हम उसको निकाल के भी अभी देखेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। जो कॉस 60 का वैल्यू होता है वो होता है हाफ, तो यहाँ पे हम लोग हाफ पुट करेंगे, हाफ से ये कटेगा तो बच्चा 3 इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर है यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर का जो रूट अंडर, अगर 5 बाहर चला जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा अंदर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, यानी 5 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 इंटू कॉस 60। अब हमें पता है जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2 इंटू 5 इंटू √3/2, और जो ये होता है 5 प्लस 5 कॉस होता है 1/2। तो जब नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले तो ऊपर सॉल्व करते हैं 5 √3/2, फिर नीचे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 5 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 से 2 कटेगा। उसके बाद बचेगा tan अल्फा इक्वल्स टू 5 √3/15, क्योंकि ये बन जाएगा 10 और ये 5, तो 5 √3/15 और ये कट के बनेगा 3, यानी कि √3/3 यानी कि 1/√3। तो जो tan अल्फा वो निकल के आता है 1/√3। तो जो अल्फा होता है वो होता है 30, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3। तो जैसे कि हम इतना लॉन्ग प्रोसेस करके भी हमने वही चीज़ निकाला जो हमने यहाँ पे पढ़ के ही बोल दिया था कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो एंगल बाइसेक्टर से निकल के जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इस पे क्या कहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इन ए प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज 3। देखिए, दो वेक्टर मिला के रिजल्टेंट 0 दे सकते हैं, लेकिन वो कब, जब वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। लेकिन अगर अनइक्वल की बात आ जाए, अगर दो अनइक्वल वेक्टर हैं जैसे कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये कभी भी अपने आप को कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन एक चौथा वेक्टर, अगर एक तीसरा वेक्टर आ जाए, जो कि अभी देखिए अगर ये मिलके बनाते हैं 1 न्यूटन बनाते हैं इस तरफ, और एक वेक्टर आ जाए सी वेक्टर जो इस तरफ बनाए कुछ 1 न्यूटन का फोर्स, तो जो ए और बी का रिजल्टेंट को है वो सी कैंसिल कर सकता है और उसी प्लेन में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक प्लेन के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्लेन के बाहर होगा तो वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो जो मिनिमम वेक्टर अनइक्वल होता है जरूरत, वो होता है 3 वेक्टर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन ए प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज 3। तो जीरो रिजल्टेंट के लिए 3 वेक्टर चाहिए हमको, तो असर्शन पूरा करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं रीजन पे। रीजन क्या कहता है, इफ वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज 0 देन दे मस्ट लाई इन ए प्लेन। ये भी सही है, अभी मतलब एक बताया हमने कि एक प्लेन में होना जरूरी है वेक्टर एडिशन 0 होने के लिए, लेकिन दोनों अपने आप में तो राइट है, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कैसे, ये दोनों अपने आप में ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर वेक्टर 3 है और वो मस्ट लाइन इन प्लेन है, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि मिनिमम नंबर वेक्टर इतने होने चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन क्या कहता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज ए वेक्टर। पहली बात, हर फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है वो वेक्टर नहीं होता, क्योंकि करंट जो होता है उसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। फिर आता है वेक्टर रिक्वेस्ट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सही बात है, वेक्टर रिक्वेस्ट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन इसके साथ और एक चीज़ भी चाहिए वेक्टर को, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये अगर स्टेटमेंट होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन है नहीं, तो ये स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हैं। तो इसको हम कर सकते हैं असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, if vector A and B makes an angle of 20 degree with and 110 degree respectively with x-axis, the magnitude of these vectors are 5 meter and 12 meter respectively. Find their resultant vector. तो क्या बोला गया है, जो x-axis है ये, इसके साथ A वेक्टर बनाता है 20 डिग्री और ये बनाता है 110 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया गया, तो रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जब 90 डिग्री पे होते हैं तो a² + b² अंडर रूट में होता है, फिर r = 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आपको याद रहना चाहिए 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मिला के 13 का स्क्वायर बनाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम से ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर भी कर लेते हैं, 25 + 144 = 169 रूट अंडर 169 किसका होता है स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, तो 13 इसका रिजल्टेंट निकल के आता है। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आया वो होता है 13, और ये बनाता है कुछ अल्फा एंगल। तो हमको अभी tan अल्फा चाहिए, tan अल्फा के लिए हमको चाहिए b sin थीटा बाय a + b cos थीटा।
पहली बात, ये जो थीटा होता है ये दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यानी कि जो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, वो ये थीटा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने थीटा पुट किया, तो यहाँ पे जब हम cos थीटा पे 90 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 बनेगा। तो ये जो टर्म है b cos थीटा उसका वैल्यू 0 बनेगा, और sin थीटा का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि sin 90 = 1। तो जो tan अल्फा हो वो जो आता है हमारा वो होता है b/a। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 12 और इसका वैल्यू है 5। तो अल्फा का जो निकल के आता है tan इनवर्स 12/5, ये हमारा आंसर निकल के आता है।